उधमपुर गांव में भीमा नाम का एक पहलवान रहता था। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता, जैसे सामान से भरे ट्रक को डोरी से लगा के सिर से खींचना, अपने सिर से टेबल पर रखे कई सारे तरबूजों को फोड़ना, दोनों हाथों से बाइक को उठाना और इस प्रकार हर साल गांव में होने वाली इन प्रतियोगिताओं में पहला इनाम प्राप्त करता था। बस धीरे धीरे उसे अपने शक्ति का घमंड हो गया। गांव के दुकानदारों से हफ्ता वसूल करना, दो चार निठल्ले दोस्तों को साथ लेके गुंडागर्दी करना, बिना पैसे दिए जबरदस्ती से चीजें उठाना और किसी ने रोकने की कोशिश की तो उसे जमीन पर जोर से पटक देना, यह उसका रोज का रूटीन बन गया था। एक दिन पुलिस वाला बाइक पर भीमा के घर आया। भीमा, दिन ब दिन तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट्स बढ़ रही है। तुम्हें अरेस्ट करने के लिए ऊपर से दबाव आ रहा है। मेहरबानी करके थोड़ी देर के लिए मेरे साथ थाने चलो, मेरी नौकरी बच जाएगी। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो? लेकिन अब तक गांव में मेरी किसी ने कंप्लेंट तो लिखवाई नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी नौकरी बच जाएगी, लेकिन मेरी इज्जत का क्या? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल रहा है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात मान लो भीमा, बस 1 घंटे की तो बात है, वरना। हाँ, वरना क्या करोगे? गुस्से से तिलमिलाते भीमा ने पुलिस वाले को उठाया, हवा में घुमाया और जमीन पर जोर से पटक दिया। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, देख लूंगा तुम्हें, मेरा भी टाइम आएगा। ये कहकर पुलिस वाला वहां से चला गया। उसी गांव में सोमनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसका तरबूज का खेत था। तरबूज तैयार होते ही सोमनाथ उन्हें शहर जाके बेचता था। उसका पिंटू नाम का एक बेटा भी था। पिंटू बहुत होशियार लड़का था। एक बार भीमा एक आदमी के साथ सोमनाथ के दुकान पर आया। पिंटू भी वही खेल रहा था। पिंटू, एक बढ़िया सा तरबूज ले आना। भीमा दादा, जितने चाहे उतने तरबूज ले लो, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं तरबूज लेने नहीं आया। ये देखो, इसका नाम भोला है। ये शहर में तरबूज निर्यात करता है। अब से तुम अपने सारे तरबूज भोला को दोगे और किसी को नहीं बेचोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं दादा, आपका हुक्म सिराकों पर। भोला जी, आप 1 टन का क्या देंगे? 1 टन का 15,000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। ओ, ये तो नाइंसाफी है। मैं 1 टन को कम से कम 25,000 में बेचता हूँ, आप इतना कम दे रहे हैं। इसीलिए तो मुझे लेकर आया है। देखो, ज्यादा होशियारी मत करो, चुपचाप उसी रेट में बेचो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन भीमा दादा, ये तो तरबूज की चोरी से भी बदतर है। आपको जितने चाहिए उतने तरबूज मुफ्त में ले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे धंधे में दखल अंदाजी ना करे। अच्छा, मुझे उल्टा जवाब देते हो? तुम्हारी ये हिम्मत? ये कहकर भीमा ने सोमनाथ को उठाया, हवा में घुमाया और जमीन पर जोर से पटका। फिर दुकान में रखे तरबूजों का नाश करके वहां से चला गया। पिंटू ये सब देख रहा था। वो बहुत दुखी हो गया। एक दिन गांव में एक सिपाही आया। सुनो सुनो सुनो, इस साल के बल प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। इस साल की प्रतियोगिता में जो सिर से सबसे ज्यादा तरबूज तोड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, वही विजेता होगा। सुनो सुनो सुनो। ये ऐलान करके सिपाही चला गया। पिंटू के दिमाग में एक कल्पना आई। प्रतियोगिता के एक दिन पहले पिंटू लोहे का एक बड़ा गोला घर ले आया। उसे तरबूज के रंग जैसे रंग लगाया, उसे साइकिल पर रखा और प्रतियोगिता वाले मैदान में चला गया। वहां एक बड़ी सी मेज पर काफी तरबूज रखे हुए थे और भीमा तरबूज तोड़ने के लिए तैयार था। अब तक सबसे ज्यादा यानी 4 तरबूज मगन ने तोड़े हैं। अब देखते हैं भीमा दादा कितने तरबूज तोड़ेंगे। तभी पिंटू ने चुपके से मेज पर रखे एक तरबूज की जगह उस लोहे के गोले को रख दिया। भीमा ने तरबूज तोड़ना शुरू किया। एक एक तरबूज तोड़ने पर लोग तालियां बजाने लगे। जब उसने लोहे के गोले पर सिर पटका, उसका सिर घूम गया। वो लड़खड़ाने लगा। उसने फिर से पूरी ताकत लगाकर उस लोहे के गोले को सिर से मारा, लेकिन उसका सिर चकराने लगा। वो सिर को पकड़कर झूमने लगा। लोग हंसने लगे। इससे भीमा को गुस्सा आया और उसने जोर से लोहे के तरबूज को मारा, लेकिन इस बार वो चक्कर आके गिर ही गया। जब उसकी आंख खुली तब वो जेल में था। भीमा, मैंने तुमसे पैसे लेके बड़ी गलती की, लेकिन अब नहीं करूंगा। मैं इतने दिनों से राह देख रहा था कि कब कोई गांव वाला आके तुम्हारी कंप्लेंट करे और मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकूं। आज वो मौका मिला है। सोमनाथ ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है और मैं तुम्हें अरेस्ट कर सका। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। सोमनाथ और पिंटू पुलिस को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। संपन्नागार गांव में दामोदर नाम का एक बूढ़ा जोहारी रहा करता था।
उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसमें उसकी पत्नी, बेटे, बहू, पोते पोतियां सभी रहा करते थे। उसे अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार था। उन्हें साथ में रखने के लिए अपना मकान भी बड़ा कर लिया था। उन्हें भरपूर खिलाने के लिए सर्वोत्कृष्ट रसोइया को भी नियुक्त किया था। उसका नाम था चंगीलाल। चंगीलाल, देखो आज मैं ही सब्जी लेके आया हूँ, वो भी सूरन की। तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है, आज यही बना देना। जी बाबूजी। चंगीलाल दामोदर के यहाँ पिछले 15 साल से काम करता आ रहा था। उनका रिश्ता बिल्कुल बाप बेटे जैसा हो गया था। इसके पीछे का कारण था दामोदर का बड़ा परिवार, जिसे देखकर कोई भी रसोइया वहां पर काम करने के लिए मना करता था। चंगीलाल टिका रहा और हमेशा परिवार की सेहत का ध्यान देता था। परंतु अब चंगीलाल के मन में छल के बीज उगने लगे थे। एक दिन बाजार में चंगीलाल दूसरे घर के नौकरों से बातें करने लगा। चंगीलाल भैया, आपको पता है मैंने मेरे सेठ को कल 20 रुपए का चूना लगाया, वो भी बिना पता चले। दामोदर साहब तो बड़े दयालु है, फिर आप कभी ये सब क्यों नहीं करते? हाँ भाई चंगू, तुम्हें भी तो थोड़ी कपट सीख लेनी चाहिए, आखिर तुम्हारी भी तो जिंदगी है। ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? बाबूजी ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तो मुझे कपट सीखने की क्या जरूरत? यही तो बात है। चंपू, तुम ही समझाओ इन उल्लू भाई साहब को। देखो चंगी, तुम जितना टिके हो उस घर में, उतना आज तक कोई नहीं टिका है। तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं उनसे ज्यादा के तुम हकदार हो, तो क्यों ना उनके थोड़े पैसे खुद के पास बचा लिया करो। वैसे भी तुम इतने सभ्य हो कि पैसे तो तुम मांगोगे नहीं, और तो और तुम्हारा भी तो सुख दुख है ना। चंगीलाल के इसी कमजोरी को उसके कपटी दोस्त ने जान लिया। चंगीलाल ने उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया और घर चला गया। उस रात खाना बना के उसने सभी घर वालों को परोस दिया। सभी परिवार वाले खाना खाने लगे और चंगीलाल रसोई में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था कि तभी दामोदर के एक छोटे पोते ने कहा, दादाजी, चंगू चाचा हर रोज ही फीकी दाल परोस के काम खत्म कर लेते हैं। इन्हें कुछ तीखा बनाना नहीं आता क्या? लगता है तुम्हारे चंगी चाचा मेरे तरह ही बूढ़े हो गए हैं। इस बात पर सभी हंसने लगे। दामोदर अपने पोते पोतियों से ऐसे ही मजाक किया करता था ताकि वो स्वस्थ खाना बिना किसी जिद के खा लिया करे। चंगीलाल भी इस बात से अच्छे से परिचित था, परंतु आज उसे इस बात का बुरा लग रहा था। खाना हो जाने के बाद बर्तन धोते हुए चंगीलाल, ना जाने क्या आनंद मिलता है बाबूजी को हमेशा मेरा मजाक बनाने में। दिन भर बिना किसी आराम इस घर में सभी काम करता हूँ, कैसी भी तबीयत हो खाना पकाता हूँ, और इसका ये सिरा मिलता है। चंगीलाल के दिल में द्वेष के कांटे उभर रहे थे। अगले दिन वो बाजार में सब्जी खरीदने के लिए चला जाता है। आज उसने सब्जी लेने में किफायत अपनाने की सोची और सस्ते में पुरानी सब्जियां ले ली। जो पैसे वापस मिले उसमें से कुछ पैसे उसने अपने पास ही रख लिए। अपने इस काम को सही ठहराते हुए चंगीलाल खुद से, थोड़े पैसे तो अपने पास रख ही सकता हूँ, वैसे तो मैं ही हूँ जो यहाँ पर टिका हूँ, और कोई होता तो कब का चला जाता। उस दिन खाना बनाने के बाद उसने सभी को खाना परोसा और उन्हें ध्यान से देख रहा था कि कहीं किसी को पता तो नहीं चलता, पर किसी को कोई कमी महसूस नहीं हुई। चंगीलाल ने राहत की सांस ली। अब उसे एक नई छूट मिल गई थी। रात में खाने के बर्तन रखते हुए चंगीलाल खुद से, अब कल से यही बासी और सस्ती सब्जियां ले लिया करूंगा, किफायती का किफायती और स्वाद में भी जबरदस्त। अब चंगीलाल हर रोज सस्ती सब्जियां लेने लगा और पैसे बचाने लगा। दामोदर उसे कभी भी हिसाब नहीं मांगता था, इसीलिए उसकी अच्छी खासी बचत हो जाती थी। परंतु कुछ दिनों बाद दामोदर की पत्नी को अचानक से तेज बुखार चढ़ गया और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। आज घर में दामोदर और उसकी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं था, तो दामोदर चंगीलाल को आवाज लगाते हुए, चंगीलाल, अरे ओ चंगीलाल, जल्दी इधर आ, तेरे मालकिन को पेट में दर्द हो रहा है। दामोदर की आवाज सुनकर चंगीलाल भागते हुए कमरे में आ जाता है और मालकिन को रोता देख, मालकिन, बाबूजी, ये क्या हो रहा है? मालकिन, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ।
डॉक्टर जल्द ही दामोदर के घर पहुंच जाते हैं और दामोदर की पत्नी का चेकअप करके कहते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। ये सुनते ही दामोदर और चंगीलाल चौंक गए, पर उन्होंने डॉक्टर की हिदायत पर एम्बुलेंस को बुलाया और दामोदर की पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में अच्छे से चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। दामोदर वहीं पर चिंता में बैठ जाता है और चंगीलाल उसे मानो किसी ने दिल में तीर मार दिया हो। वो अस्पताल के बाहर जाकर रोने लगता है और खुद से ये सब मेरी गलती है। उन सस्ती बासी सब्जियों के कारण आज मालकिन अस्पताल में है। अब मैं क्या करूं? कहीं मालकिन को कुछ हो ना जाए। खुद से बातें करते करते चंगीलाल रास्ते पर चले जा रहा था। उसका कहीं पर भी ध्यान नहीं था। वो अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि अचानक से पीछे से एक कार आकर उसे ठोक कर चली जाती है। आंखें खुलने पर उसने देखा कि दामोदर उसके पास बैठा था। चंगीलाल, अब कैसा महसूस कर रहे हो? बाबूजी, मालकिन कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर मेरी तो जान ही निकल गई थी जब इन्होंने बताया कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। बाबूजी, मालकिन, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। बाजार में बासी और सस्ती सब्जियां लेने लगा था और कुछ पैसे बचाता था। मेरे दोस्तों की बातों में आके ना जाने कितना गलत कर दिया मैंने। दामोदर और उसकी पत्नी को चंगीलाल की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी दामोदर ने उसे माफ कर दिया और उसे मुस्कुराते हुए, चंगीलाल, गलतियों से ही इंसान बढ़ता है। और वैसे भी तेरी मालकिन अब बिल्कुल ठीक है। अब तो भी ठीक हो जा। तेरे हाथ के सूरन की सब्जी खाने को मन हो रहा है। इतना कहकर दामोदर ने खाने का डिब्बा खोला और एक निवाला खिलाते हुए चंगीलाल से, फिलहाल अपनी मालकिन के हाथ का खाना खा ले। चंगीलाल की आंखों से आंसू आने लगे और उसने ये बात समझ ली कि खून का रिश्ता ना होने पर भी कुछ रिश्ते बहुत ज्यादा गहरे होते हैं।